नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है मनोविज्ञान का परिचय। इससे पहले हमने इस चैनल पर स्कूल मैनेजमेंट के कुछ यूनिट पढ़े हैं। आज से हम जो आपका सेकंड पेपर है फर्स्ट ग्रेड का, उसमें जो 30 प्रश्न होंगे जो साइकोलॉजी से संबंधित हैं उसका भी यहाँ अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपके जो चयन है उसमें इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। तो फर्स्ट ग्रेड साइकोलॉजी के यूनिट वार अध्ययन करने से पहले 3-4 वीडियो में हम मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इन महत्वपूर्ण बिंदुओं में से भी आपके 4 या 5 प्रश्न अवश्य आते हैं। तो सिलेबस के अनुसार हम बाद में स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं मनोविज्ञान से संबंधित 3 या 4 वीडियो अपलोड करूँगा। तो आज का हमारा जो विषय है मनोविज्ञान का परिचय, इसमें हम 3 विषयों पर चर्चा करेंगे: प्रकृति, मनोविज्ञान का क्षेत्र और मनोविज्ञान के संप्रदाय। आप किसी भी एग्जाम में, चाहे वो थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड हो, प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो इनसे आपको 2 या 4 प्रश्न अवश्य मिलेंगे। तो हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान का परिचय। तो सबसे पहले हम देखते हैं मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान, जिसको हम अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो मित्रों, ये जो साइकोलॉजी शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है साइकी, जिसका अर्थ होता है आत्मा, और दूसरा शब्द है लोगस, जिसका अर्थ होता है अध्ययन। तो इसका संपूर्ण अर्थ देखें तो अर्थ हो जाएगा आत्मा का अध्ययन। उसके बाद में हम अगले बिंदु पर चर्चा करें तो साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोयलकर ने किया। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं रुडोल्फ गोयलकर। तो किसी भी एग्जाम में आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा जाए कि साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, इसका जवाब होगा रुडोल्फ गोयलकर। और इसको याद रखने के लिए शॉर्ट फॉर्म है मरू। मरू का मतलब, मैं का मतलब मनोविज्ञान, और रू का मतलब रुडोल्फ गोयलकर। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं इसकी एक विकास यात्रा रही है। समय समय पर मनोविज्ञान का जो नाम है, मनोविज्ञान की जो विकास यात्रा है वो बदलती रही है। तो सबसे पहले इसको कहा गया था आत्मा का विज्ञान, और इसकी जो समय सीमा है वो भी देखेंगे कि आत्मा का विज्ञान इसको कब तक माना गया। तो 16वीं शताब्दी अंत तक, यानी प्रारंभ से, स्टार्ट में इसको आत्मा का विज्ञान माना गया, और 16वीं शताब्दी के अंत तक इसे आत्मा का विज्ञान ही मानते रहे। आत्मा का विज्ञान किसने माना, इसके समर्थक कौन है, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है कि आत्मा के विज्ञान के समर्थक कौन कौन से मनोवैज्ञानिक रहे हैं। तो देखते हैं, इस आत्मा के विज्ञान के समर्थक रहे हैं प्लेटो, अरस्तु और देकार्त। तो दोनों चीज़ याद रखनी है कि आत्मा का विज्ञान कब तक रहा और इसके समर्थक कौन कौन रहे। उसके बाद में इसको मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। कब तक माना गया? 16वीं और 18वीं शताब्दी, 16वीं नहीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी, क्योंकि 16वीं के अंत तक इसे आत्मा का विज्ञान माना। उसके बाद में आती है 17वीं और 18वीं शताब्दी, उसमें इसको मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। और इसके जो समर्थक हैं वो है पंपानोजी और जॉन लॉक। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है चेतना का विज्ञान। तो चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी अंत तक, 17वीं और 18वीं में इसको मन या मस्तिष्क का माना, फिर 19वीं शताब्दी अंत तक इसको चेतना का विज्ञान माना गया। और इसके जो समर्थक हैं वो थे जेम्स, टिचनर और वुंड। ये तीनों जो मनोवैज्ञानिक हैं वो चेतना के विज्ञान के समर्थक रहे हैं। उसके बाद में एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं सिगमंड फ्रायड। उन्होंने चेतना की आलोचना की। तो चेतना का आलोचक महत्वपूर्ण है, याद रखना है कि चेतना का आलोचक कौन से मनोविज्ञान को माना गया है। तो सिगमंड फ्रायड को चेतना का आलोचक माना गया है। क्यों माना है? क्योंकि इन्होंने कहा है कि चेतना केवल 1/10 है, 10 में से 1 भाग चेतना का है, इसलिए हम इसको चेतना का विज्ञान नहीं मान सकते। इस तरह से उन्होंने आलोचना की है। उसके बाद हम देखें
तो इसको व्यवहार का मनोविज्ञान भी माना गया। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना कब? 20वीं शताब्दी। और इसके जो समर्थक रहे हैं वो है वाटसन, मैकडूगल और वुडवर्थ। तो वर्तमान में हम इसे व्यवहार का विज्ञान भी मानते हैं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी एक और अंतिम यात्रा हम मानते हैं, उसको हमने माना है अनुभूति और व्यवहार का विज्ञान, जिसको हम कहेंगे वर्तमान में। यानी 20वीं शताब्दी तक ये व्यवहार का विज्ञान था, लेकिन व्यवहार के साथ वर्तमान में एक शब्द और जुड़ गया है जिसको हम अनुभूति कहते हैं, और इसके जो समर्थक हैं वो है बोरिंग और लैंगफील्ड। तो मित्रों, इस तरह से हमने इसकी विकास यात्रा देखी, कब से कब तक मनोविज्ञान को क्या माना गया और इसके समर्थन में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आए, ये सब हमने यहाँ देखा। उसके बाद हम देखते हैं कि मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो कैसी है। स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोटबुक में भी आप अपनी नोट्स में इसको एंट्री कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो विज्ञानमयी है, यानी इसमें सिद्धांतों और नियमों को शामिल किया गया है, इसलिए मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो विज्ञानमयी है। क्रमबद्ध है, यानी इसका जो अध्ययन हम करते हैं वो क्रमबद्ध है, क्रम रहित नहीं है। नियम और सिद्धांतों की यहाँ विवेचना की गई है। यहाँ पर जो परीक्षण आदि किए जाते हैं उनका अवलोकन किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, और सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक दोनों पक्षों को यहाँ उचित स्थान दिया गया है। यानी मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण जो प्रकृति वो है, इसमें सिद्धांतिक और प्रयोगात्मक दोनों को उचित स्थान दिया गया है। ये नहीं है कि केवल सैद्धांतिक पक्षों को ही माना गया या फिर प्रयोगात्मक को माना गया है, दोनों को उचित स्थान यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ हमने देखा मनोविज्ञान की प्रकृति और मनोविज्ञान की विकास यात्रा, और साइकोलॉजी शब्द किन किन शब्दों से मिलकर बना है, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। उसके बाद हम देखते हैं मनोविज्ञान का क्षेत्र। तो यहाँ मनोविज्ञान के क्षेत्र की बात करें तो मैंने आपको समझाने के लिए एक शॉर्ट टर्म यूज की है कि मनोविज्ञान प्लस प्रत्येक क्षेत्र। अगर प्रत्येक क्षेत्र का अर्थ क्या है तो इसको उदाहरण से हम समझेंगे, जैसे शिक्षा प्लस मनोविज्ञान, और इसको हम कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, जो हमारे पाठ्यक्रम में है। तो मित्रों, किसी भी क्षेत्र में हम मनोविज्ञान को लागू करेंगे तो मनोविज्ञान का वही क्षेत्र हो जाता है। जैसे नीचे हम देखें, पशु धन मनोविज्ञान यानी पशु मनोविज्ञान, चिकित्सा धन मनोविज्ञान, चिकित्सा मनोविज्ञान। यानी हम यहाँ टीचर की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए शिक्षा से संबंधित जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। जो पशु आदि का अध्ययन करते हैं उनको हम पशु मनोविज्ञान का अध्ययन कराते हैं, और चिकित्सा संबंधी जो मनोविज्ञान उसको हम चिकित्सा मनोविज्ञान कहते हैं। इसी तरह से प्रत्येक क्षेत्र में हम मनोविज्ञान को अप्लाई करेंगे तो वो ही मनोविज्ञान का क्षेत्र हो जाता है। अतः अत्यंत विस्तृत क्षेत्र, तो हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है बहुत ही विस्तृत है, एक निश्चित इसका क्षेत्र नहीं है। इसको समझने के लिए मैंने 3 उदाहरण आपको यहाँ बताए हैं। उसके बाद में हमारा आज का लास्ट बिंदु है संप्रदाय, कि इसके कौन कौन से संप्रदाय हैं, क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग संप्रदाय बनाए हैं। तो सबसे पहला यहाँ है संरचनावाद, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी पेपर को आप उठा के देखेंगे तो इन वादों से संबंधित 1 या 2 प्रश्न आपको अवश्य मिलेंगे, और ये जो नोट्स हैं वो ही नोट्स हैं जो मैंने तैयारी की थी, और इनमें नए बिंदु भी शामिल किए गए हैं ताकि आपका कोई बिंदु छूट ना जाए। इसलिए मित्रों, ध्यान से इनको तैयार करना है। तो पहला है संरचनावाद, इसके जो प्रवर्तक हैं वो वुंट और इसके जो सहायक हैं वो हैं टिचनर। तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है, तो वुंट, और इनके सहायक थे टिचनर। इसको हम अंतर्दर्शनात्मक विश्लेषण के द्वारा मन और चेतना को जानने का प्रयास करते हैं। दूसरा जो संप्रदाय है वो है प्रकार्यवाद। तो प्रकार्यवाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं जॉन डीवी। इनको हम डिटेल से जब हम हमारे सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे तो वहाँ हम पढ़ेंगे सबको। यहाँ सिर्फ याद रखना है कौन से वाद के प्रवर्तक कौन है। तो प्रकार्यवाद के रहे हैं जॉन डीवी, उपयोगितावाद के रहे हैं विलियम जेम्स, और व्यवहारवाद के रहे हैं वॉटसन। उसके बाद में अगला वाद है गैस्टाल्टवाद, जिसको हम समग्रवाद भी कहते हैं। इसके समर्थक प्रवर्तक हैं वर्दीमर, कोफका और कोहलर।
छठा हमारा संप्रदाय है प्रेरकवाद, जिसको हम प्रयोजनवाद भी कहते हैं। या दोनों नाम इसलिए दिए हैं कि परीक्षा में किसी भी नाम से पूछे तो आपका जो आंसर है वो गलत ना हो। इसके जो प्रवर्तक हैं वो है विलियम मैकडूगल। उसके बाद हमारा जो संप्रदाय है वो है मनोविश्लेषणात्मक, जिसके प्रवर्तक हैं सिगमंड फ्रायड। और उसके बाद में जो अंतिम संप्रदाय है वो है साचर्यवाद, इसके जो समर्थक हैं वो हैं जॉन लॉक। तो मित्रों, ये था हमारा परिचयात्मक वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने ग्रुपों में मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। इससे हमें एक फीडबैक मिलता है और वीडियो बनाने की जो इच्छा है वो और बढ़ती है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।